नमस्ते बच्चों, आज मैं एक बार फिर आपके सामने क्लास 12 एक्सरसाइज 13.4 लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको एक्सरसाइज 13.3 की बेसिक जानकारी और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस बता दिए थे और साथ ही साथ आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 13.3 के बाद हम बात कर रहे हैं 13.4 में। सबसे पहले हम बेसिक जानकारी लेंगे। बेसिक जानकारी में देखो, सबसे पहले आपका लिखा हुआ है यदृक्षर। यदृक्षर क्या होता है? जैसे कि आपको पहले भी बताया हुआ है मैंने, यदृक्षर 11वीं क्लास में भी आपने पढ़ा था। यहां पर केवल हम उसके ऊपर थोड़ा सा विचार कर रहे हैं कि यदृक्षर को हम किस किस तरीके से मान सकते हैं। जैसे आपको पता है, यदि हम एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तब उस पर विचार करते हैं आज हम। तो मान लिया हमने एक सिक्के को 2 बार उछाला तो कुल प्रतिदर्श समष्टि कितनी आ गई हमारी? या तो हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। यही तो 4 कंडीशन बनती है। आपको पता है, वो फॉर्मूला आपको बताया हुआ है 2 की पावर n वाला। तो जब एक सिक्के को आपने 2 बार उछाला तो उस पर कुल संभावित स्थिति कितनी आएंगी आपकी? 4। कैसे? 2 की पावर 2 मतलब 2 दूनी 4। ठीक है, चलिए तो हमने यहां क्या करा, यदि x प्राप्त चित्रों की संख्या को व्यक्त करता है। हमने x कोई कंडीशन मान ली और उसे कह दिया कि वो प्राप्त जो हमें चित्त हो रहे हैं उनकी संख्या को व्यक्त करता है। तो इस तरीके से जो संख्या निकल के आएगी कैसे? देखिए, पहली कंडीशन क्या आपकी? हेड हेड। तो हेड कितने आ गए आपके? 2। फिर हेड टेल, तो हेड कितना इसमें? 1। फिर टेल हेड, हेड कितना? 1। फिर टेल टेल, इसमें हेड कोई नहीं है इसलिए हमने यहाँ का लिख दिया है 0 लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमने विचार करा। इसी प्रकार यहाँ पर हम लिख सकते हैं x यदृक्षर कहलाएगा। अर्थात ये जो हमने काउंटिंग्स यहाँ पर लिखी है हेड से संबंधित कि हेड की संख्या कितनी है, तो ये क्या कहलाते हैं? x के रूप में इसके यादृक्षर कहलाते हैं। और बच्चों, यादृक्षर केवल एक ही नहीं होता, एक सवाल के अंदर आप बहुत सारे यादृक्षर निकाल सकते हो। जैसे नेक्स्ट भी और मैंने आपको लिया है इसमें मैंने नेक्स्ट लिया है y के लिए। अब y में बच्चे मैंने क्या लिखा है? जिस प्रकार मैंने x के लिए लिखा था चित्रों की संख्या, इसी प्रकार y के लिए लिख दिया मैंने मानव पटों की संख्या को व्यक्त करता है। कौन? y। जैसे वहां x क्या था? चित्रों की संख्या को व्यक्त कर रहा था, यहां पर मैंने मान लिया y। तो ये y क्या है? पटों की संख्या को व्यक्त करता है। तो जिस प्रकार मैंने x के लिए चित्रों की संख्या निकाली थी, उसी प्रकार यहां पर हम पटों की संख्या देखते हैं। तो कुल कंडीशन हमारी वही थी जो कि आपको बताया था अभी। कौन कौन सी? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और जी टेल टेल। अब हमें इसमें से क्या दिखाना है? पटों की संख्या को। पटों की संख्या के लिए पहले वाली कंडीशन क्या आपकी? हेड हेड वाली है। जब हेड हेड वाली कंडीशन है तो इसमें पटों की संख्या यानी टेल क्या है? 1 भी नहीं है इसलिए 0 लिखा हुआ है। फिर आपका हेड टेल है, टेल कितने है इसमें? 1 इसलिए 1 लिख दिया। फिर टेल हेड है, टेल कितने इसमें? 1 इसलिए 1 लिख दिया। और फिर टेल टेल है, इसमें टेलों की संख्या कितनी है? 2। तो ये क्या कहलाएंगे? y के चित्रों की संख्या का यादृक्षर कहलाएगा। इसी प्रकार से एक और मान सकते हैं हम इसमें, यदि आई प्राप्त चित्रों की संख्या में से पटों की संख्या को अगर आपको घटाना है, इसे भी आप मान सकते हैं। किसमें से? चित्रों की संख्या में से हमें पटों की संख्या को लेस करना है। तो देखिए, चित्रों की संख्या, यहां पर चित्रों की संख्या कितनी है? 2 ही है और पटों की संख्या कितनी है? 0। तो 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 2 ही तो बचेगा, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हेड कितने हैं? 1। टेल कितना है? 1। और 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। सेम टू सेम, हेड कितना है? 1। टेल कितना है? 1। तो 1 में से 1 जाएगा, आपको कितना बचेगा? 0। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 0। इसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ पर हेड कितने हैं? 0। और इसमें से घटाने क्या है? टेल, टेल कितने आपके? 2। तो माइनस के 2, इसलिए क्या आ गया आपका? माइनस का 2। इस तरीके से इन कंडीशनों को हम यादृक्षर के रूप में देख सकते हैं और इन्हें बना भी सकते हैं। इसी के आधार पर हम इस चैप्टर के अंदर बारंबार प्रायिकता बंटन से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको ये समझाया था। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका यादृक्षर का प्रायिकता बंटन। अर्थात अगर आपको कोई आंकड़े दिए हुए हैं, उन आंकड़ों को आपको बंटन के रूप में व्यक्त करना है तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए बेटा मैंने क्या करा है, एक 10 परिवार मान लिए हैं। इन परिवारों को मैंने आपका नाम दे दिया है F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 और F10। इस प्रकार से मान लिया हमने 10 परिवारों का सर्वे किया है। उस परिवार में
सदस्यों की संख्या F1 में आपकी 3 है, F2 में 4 है, F3 में 3 है, F4 में 2 है, F5 में 5 है, F6 में 4, फिर 7 में 3, 8 में 6, 9 में 4 और 10 में 5। इस तरीके से परिवार में सदस्यों की संख्या है। तो हमने यहां पर क्या माना X परिवार के सदस्यों की संख्या को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं X F1 3 सदस्यीय, X F2 4 सदस्यीय, इसी प्रकार डॉट डॉट करके X F10 सदस्यों की संख्या कितनी है आपकी 5 है। अब यदि यहां पर हम बारी बारी से इनकी प्रायिकता बंटन निकालने की बात करते हैं तो प्रायिकता बंटन बेटा देखिए क्या आएगा। देखिए तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जब x बराबर 2 तो इसमें कुल x बराबर 2 अर्थात ऐसे कितने परिवार है जिसमें सदस्यों की संख्या आपकी 2 है। तो यहां पर केवल F4 ही ऐसा है जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, देखिए जिसमें सदस्यों की संख्या 4 है। ठीक है, केवल एक ही परिवार है आपका जिसमें सदस्यों की संख्या 2। तो किसमें है, सदस्यों की संख्या 2 आपके F4 में ही तो है, इसलिए हमने यहां पर लिखा हुआ है F4 और चुना गया x बराबर 2। हमारे में 5 सदस्यों की संख्या कितनी है, एक परिवार कितने हैं, एक, कुल परिवार कितने हैं हमारे 10। और आप जानते हैं प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। तो अनुकूल स्थिति हमारी कितनी है, केवल x बराबर 2 वाले परिवार केवल F4 ही तो है, इसलिए 1/10 आ गया। ठीक है, ये प्रायिकता आई हमारी उस परिवार की जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी है 2। अब इसी प्रकार से हम 3 सदस्यों वाले, 4 सदस्यों वाले, 5 सदस्यों वाले और लास्ट इसमें क्या आपने 6 सदस्यों वाले परिवारों को इसमें से चुनना है और उसके बाद उनकी क्या निकालनी है, हमें प्रायिकता निकालनी है। अब देखिए अब हम ले रहे हैं x बराबर 3 अर्थात जिस परिवार के अंदर सदस्यों की संख्या 3 है वो कौन कौन है। एक तो देखिए ये आपका F3, एक आपका F1 भी है और एक कोई, हाँ जी, एक F7 भी है। इसलिए हमने यहां क्या लिया, F1 F2 F7, कुल मिलाकर कितने परिवार हो गए हमारे, 3 परिवार हो गए। तो यहां पर हमने 3 लिख दिया क्योंकि हमारे पास अनुकूल स्थिति कितनी है, 3 परिवार, 3 सदस्यों वाले बच्चों की या सदस्यों की वो 3 है और कुल हमारे पास कितने हैं 10, तो इसलिए 3/10। नेक्स्ट हम इसी प्रकार से निकाल रहे हैं x बराबर 4 अर्थात जिस परिवार के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी है 4। अब देखिए एक तो इसमें आपका F9 है जिसमें परिवार की संख्या कितनी है 4, एक आपका F6 है और ये एक आपका F2। तो F2 F6 और F9, देखिए F2 F6 F9 ऐसे परिवार है जिनमें सदस्यों की संख्या कितनी है 4, तो 3। तो कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या आपकी 3 आ गई, कुल है हमारे 10, तो 3/10 इसकी क्या आ गई आपकी प्रायिकता। इसी प्रकार वे परिवार जिनके अंदर सदस्यों की संख्या कितनी है आपकी 5। अब ऐसे कौन कौन है, देखिए एक तो आपका F5 बचा और एक और है आपका इसमें F10। इसमें क्या है, सदस्यों की संख्या आपकी कितनी है 5। तो इसमें एक तो आपका F5 आएगा, एक आपका F10 आएगा, तो इसलिए हमारा क्या आ गया 2/10 आ गया। नेक्स्ट लास्ट बचता है आपका x बराबर 6। जब x बराबर 6 वाले परिवार की बात करते हैं तो केवल इसमें आता है आपका F8, तो इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है F8, तो 1/10 इसमें क्या आ गई आपकी सदस्यों की संख्या। तो इस प्रकार से बेटा हमने x को परिवार माना था और ये क्या आ गई थी इनकी प्रायिकता। तो अगर हमें प्रायिकता बंटन सारणी बनानी है तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी। यहां पर x हमने क्या माना था, यहां पर हमने x माना था परिवारों की संख्या और ये px के आ गया इनका प्रायिकता बंटन। तो सबसे पहले ऐसे परिवार जिसमें 2 सदस्य 2 थे उसकी जो प्रायिकता आई थी आपकी 1/10 आई थी, ये रख दी। ऐसे परिवार जिनमें सदस्यों की संख्या 3 थी उसकी प्रायिकता कितनी आई थी 3/10, ये रख दी। ऐसे परिवार जिसमें सदस्यों की 4 थी और उसमें टोटल सदस्य कितने परिवार थे 3/10 आपकी प्रायिकता आ गई थी। इसी प्रकार 5 वाले के लिए 2/10 आ गई, 6 वाले के लिए 1/10 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये आपकी प्रायिकता बारंबारता सारणी तैयार हो जाती है। अब बच्चों एक बात का हमें इसमें ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा किया गया कार्य है या जो हमने प्रायिकता बंटन सारणी बनाई है वो सही है या गलत है। इसको चेक करने का एक तरीका है, शायद आप पहले भी जानते हैं, मैंने आपको बताया था जो प्रायिकता होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, अर्थात ना तो 0 से छोटी होती है और ना ही 1 से बड़ी होती है। तो इसका मतलब ये तक प्रायिकता आपकी कभी भी माइनस में नहीं होती। तो हम अगर इस प्रायिकता को टोटल करके देखें, अगर वो आपको किसके बराबर आता है 1 के बराबर, इसका मतलब हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या है, सही है। उसके लिए आप देख सकते हैं, देखिए ये हमने प्रायिकता निकाली है। प्रायिकता में देखो
1 3 4, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो 10/10 आप लिखेंगे तो क्या आएगा, टोटल कट के आपका एक ही तो आएगा। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है या जो हमने प्रायिकता बंटन सारणी बनाई है वो आपकी बिल्कुल ठीक है। तो इस वाली एक्सरसाइज के अंदर हमें इसी प्रकार से प्रायिकता बंटन सारणियों को भी तैयार करना है और साथ ही साथ चेक करना है कि जो हमें बंटन सारणी दे रखी है वो सही है या गलत है। देखिए, इसे मैंने कुछ हिंदी में भी लिख दिया है कि इस प्रकार का विवरण जिसमें यदृक्ष चरों के साथ उसके संगत प्रायिकताओं को लिखा जाता है। क्या लिखा है, यदृक्ष चरों के साथ। ये क्या आ गए आपके यदृक्ष चर आ गए सारे के साथ, और उनके साथ में उनकी संगत प्रायिकताओं को भी लिखा जाता है। तो ये क्या आ गए बच्चों आपकी इसमें प्रायिकताएं। तो ऐसी को हम क्या कहते हैं, यदृक्ष चर x का प्रायिकता बारंबारता बंटन कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये कुछ इसका बेसिस था। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 13.4 का पहला ही क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको कहा गया है बताइए कि निम्नलिखित प्रायिकता बंटनों में कौन से एक यदृक्ष चर के लिए संभव नहीं है, अपने उत्तर का विवरण भी दीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि आपको प्रायिकता बंटन दे रखे हैं इसमें कुछ सारणियां बनाकर, आपको यह बताना है कि ठीक है या नहीं है। बेटा जस्ट मैंने अभी आपको बताया है, अगर उनकी प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर आता है तो वह सारणी हमारी ठीक है प्रायिकता बंटन, और यदि उनकी प्रायिकताओं का योग 1 नहीं आता है तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो वो सारणी है वो गलत है। तो यहां पर हमें यही बताना है। देखिए, ये 2 कंडीशन आपको याद रखनी है। एक तो जो प्रायिकता है उसका कुल टोटल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, अभी मैंने बताया। साथ ही साथ जो हमारी px अर्थात प्रायिकताओं का योग से पहले की जो कंडीशन है उसमें हमेशा px का जो मान है 0 से तो बड़ा होगा और 1 से छोटा होता है। तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो जो आपको प्रायिकता बंटन सारणी दे रखी है वो ठीक है, और यदि ये कंडीशन आपकी फॉलो नहीं होती है तो जो प्रायिकता आपको दे रखी है वो गलत है। चलिए चेक करते हैं पहला ही क्वेश्चन। पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है x बराबर ये कंडीशन दे रखी है आपको, और जी px बराबर आपको ये दे रखा है। ठीक है, लिखते हैं। सबसे पहले यहां से हम निकालते हैं px की जगह हमारा क्या आ गया p0 की वैल्यू कितनी है 0.4। इसके बाद p1 की वैल्यू कितनी है 0.4। इसके बाद p2 की वैल्यू कितनी है 0.2। अब ये सारी ही वैल्यू आप देख रहे हैं कि 0 और 1 के अंदर बिलोंग कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई होती है इन दोनों कंडीशनों में से। अब बचती क्या है आपकी सिग्मा px, अर्थात अब इनका टोटल करके और देख लेते हैं। अगर टोटल आपका 1 के बराबर आ जाता है तो ये प्रायिकता बंटन सारणी आपकी ठीक है, और यदि 1 के बराबर नहीं आता है तो प्रायिकता बंटन सारणी आपकी गलत है। देखिए अभी तो फिर हमने p1 प्लस p2 प्लस p2 करा तो p1 की वैल्यू 0.4, p2 की वैल्यू p1 की वैल्यू 0.4 और p2 की वैल्यू 0.2 है, और टोटल योग करके कितना आता है 1.0, या इसे हम लिख सकते हैं 1 के बराबर। अर्थात इसमें आपने देखा पहली कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो गई और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब जो प्रायिकता बंटन सारणी आपको दे रखी है वह आपकी बिल्कुल ठीक है, अर्थात संभव है। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं इसी का, नेक्स्ट आप क्वेश्चन अपने आप करेंगे। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट का आपका ये आपको प्रायिकता बंटन सारणी दे रखी है। अब आप क्या देख रहे हैं, देखो इसमें एक पॉइंट दे रखा है 0.1 माइनस का, और जबकि मैंने अभी आपको बताया था जो प्रायिकता बंटन सारणी होती है उसमें कभी भी प्रायिकता आपकी माइनस की नहीं होती है। तो इस एक पॉइंट के द्वारा ही आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि जो प्रायिकता बंटन सारणी आपको दे रखी है वो सही नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने लिख भी दिया है यहां P3 बराबर आपको दे रखा है माइनस का 0.1, जो कि 0 से कैसा है, छोटा है। और मैंने अभी आपको बताया था जो px का मान है वो आपका 1 से तो छोटा आना चाहिए और 0 से बड़ा आना चाहिए, लेकिन ये क्या आ रहा है 0 से छोटा आ रहा। जब 0 से छोटा आ रहा तो ये प्रायिकता बंटन संभव नहीं है, क्योंकि P3 क्या है, ऋणात्मक है, और ये ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आगे के क्वेश्चंस आप अपने आप करेंगे। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।